Hello everyone, welcome to Fitness and Martial Arts with Wispy Kharadi. फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं और रिक्वायरमेंट्स भी भेजी है कि उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी डिटेल में चाहिए. तो यस, हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो इन डिटेल एक ही एपिसोड में सब कुछ नहीं जान सकते. तो आई हैव डिसाइडेड कि हम ब्रेक करके के सब समझेंगे और आज मैं B12 के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा. B12 बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी के जो भी नर्वस सिस्टम है उसको काम करने में हेल्प करती है. प्लस ये आपकी जो ब्लड सेल्स है उसको जनरेट और रीजनरेट करने में भी हेल्प करती है. और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये डीएनए बनाता है. डीएनए जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है सेल बनाने में, वो बेसिकली बनता है B12 से. सो यस, B12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ब्रेन फंक्शंस के लिए, आपके ब्लड स्ट्रीम्स के लिए एंड मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स. यस, अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि B12 बेसिकली है क्या, कहाँ से मिलता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसकी डेफिशिएंसी के लोगों में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं. ये सब जानने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि B12 का इंपॉर्टेंस क्या है. तो मैंने पहले ही बताया कि B12 बेसिकली आपके नर्वस टिश्यू हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है और यस आपके रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक जानकारी इंपॉर्टेंट है कि B12 का एक दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं कोबेलामिन. कोबेलामिन B12 का एक दूसरा नाम है, जो कभी भी अगर डॉक्टर्स कुछ आपको इस तरह का नाम ले तो आप समझ जाना कि ये B12 के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है. कोई भी B विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि पानी में डिसॉल्व होकर पूरे ब्लड स्ट्रीम में ये फ्लो होती है. तो इसीलिए ये आपके बॉडी में मेजॉरिटी और मैक्सिमम 4 साल तक रह सकता है. बट यस, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सेस स्टोर होता जाएगा. एक्सेस ऑलवेज यूरिन से निकल जाएगा क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है. तो इसका ये एडवांटेज है. तो आपको कभी भी B12 एक्सेस की वजह से प्रॉब्लम्स आए ऐसा सुनने में नहीं आएगा. बहुत कम आया है और उनको और कोई कॉम्प्रोमाइज हेल्थ का है तभी ये होता है. B12 एक हमारा सबसे बड़ा और स्ट्रक्चरली मोस्ट कॉम्प्लेक्स विटामिन बोला जाता है. ये इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसके जो सोर्सेज है, जो नेचुरल सोर्सेज बोलेंगे, जो खाने पीने में हमको मिले विटामिन B12 की, वो मिलेंगे आपको मीट से, डेयरी प्रोडक्ट्स से, एग्स से, ये सब से मिलेंगे और प्लांट सोर्सेज से आपको कभी नहीं मिलेंगे. ये पॉसिबल नहीं है प्लांट सोर्सेज से मिलना. तो इसीलिए जो भी वेजिटेरियंस हैं उनको ये थोड़ा रिस्क है. वेगन्स को प्लांट सोर्सेज में अवेलेबल नहीं है B12, उनको सप्लीमेंटेशन पे जाना ही पड़ेगा. जो भी नॉन वेजिटेरियंस है वो मीट खा सकते हैं, पोल्ट्रीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब खाए और उसमें B12 मिलने के अपने को बहुत अच्छे चांसेस हैं. यस, अब हम बात करें कि B12 के बेनिफिट्स क्या क्या है. जो सबसे पहले मैंने बताया कि अपना नॉर्मल ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करता है और नर्वस सिस्टम इंप्रूव करता है. और जो मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर ब्रेन फंक्शन, नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो बहुत सारे अपने को सिम्टम्स आ सकते हैं जो हम आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. और स्पेशली जो हम बोलते हैं डीएनए, जो अपना सेल रीजनरेशन का मटेरियल है उसको बनाता है. ये एक बेसिक बेनिफिट है. सेकेंड बेनिफिट मैं आपको बोलूँगा कि अपना जो भी मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो डिपेंड होता है B12 पे. क्यों? क्योंकि B12 फैटी एसिड्स और फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करके जो एनर्जी प्रोडक्शन में देता है, जो ATPs रिलीज होता है, वो B12 करता है. और ये B12 कब रिलीज करता है ये एनर्जी प्रोडक्शन के हेल्प से? वो फॉलिक एसिड को एब्जॉर्ब करके करता है. सो B12 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे एक अपने को बहुत सिंपल सा एक चीज समझना है कि B12 बेसिकली अगर आपका कम हो
तो आपको अनीमिया का चांसेस हो सकता है। एंड अनीमिया बेसिकली आपके रेड ब्लड काउंट्स को कम कर देगा और उसके नुकसान बहुत सारे हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या आपको कैसे इनटेक करना है, B12 का इनटेक कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हमने डिस्कस कर लिया कि नॉन वेजिटेरियंस को मिल जाएगा, वेगन्स को ऑफ कोर्स सप्लीमेंटेशन और इंजेक्शन में जाना पड़ेगा। जो इनटेक है मेरे हिसाब से कोई भी 14-15 इयर्स के अबव के एडल्ट्स को 2.4 माइक्रोग्राम्स लेना चाहिए पर डे। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको 2.6 माइक्रोग्राम्स पर डे लेना चाहिए। जो लैक्टेटिंग मदर है उनको 2.8 माइक्रोग्राम्स तक लेना चाहिए पर डे। कोई भी B12 हमने आगे डिस्कस किया था कि एक्सेसिव B12 का कोई नुकसान नहीं है और एक्सेसिव B12 इनटेक करना भी थोड़ा इम्पॉसिबल चीज़ है, वो नहीं हो सकता है। अगर होता भी है तो वो नुकसान नहीं है। ऐसा कोई स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं बना है या मिला है जिसमें प्रूफ किया जाए कि एक्सेसिव B12 की वजह से नुकसान हो रहा है। Yes, but some medications may interfere with B12. B12 अगर आप डायबिटिक हो, अगर आपको मेटफॉर्मिन से ट्रीटमेंट दी जा रही है तो वो B12 से इंटरफियर करेगा, B12 एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होगा। तो ये अपने को समझना है। जो पेप्टिक अल्सर्स की ट्रीटमेंट होती है उसकी जो मेडिसिन होती है वो B12 से इंटरफियर करेगी और एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी। सर्टन अनस्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स है जो B12 एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम कर सकती है। सो कोई भी ऐसी मैंने आपको बताया इनटेक कैसे करना है, बट यस आपके फिजिशियन को पूछे बिना नहीं करना है, क्योंकि वही आपको बता पाएगा कि एग्जैक्टली आपके ट्रीटमेंट को चल रही है या नहीं चल रही है, आप सेफ हो B12 लेने के लिए कि नहीं हो। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसीज। जो डेफिशिएंसी B12 की होती है उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात जो हमने की थी कि नर्वस सिस्टम और ब्रेन फंक्शंस में प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक स्लाइट डेफिशिएंसी भी हो ब्रेन फंक्शन और नर्वस सिस्टम में तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। वो है डिप्रेशन फर्स्ट, आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको फटीग हो सकता है, आप थोड़ी थोड़ी देर में थक जाओगे। तो ये सब B12 के एक बेसिक साइड इफेक्ट्स है और अगर एग्रीवेट हो जाए तो आपको मेजर नर्वस सिस्टम और ब्रेन हेल्थ पे इशू कर देगा। आपका आगे अगर जाओ तो या आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, एपेटाइट आपकी बहुत कम हो जाए, आपको भूख नहीं लगेगी और वेट लॉस होगा फिर। और ये बेसिकली अगर आप यहाँ से आप टेक केयर नहीं करोगे ये बढ़ जाएगा प्रॉब्लम। ये अगर B12 डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम एस्केलेट हो जाएगा तो ये आपको सीधा न्यूरोलॉजिकल चेंजेस पे डाल देगा। और ये टाइम पे आपको बहुत सारी बार होगा कि आपको हाथ पैर में नमनेस आ जाएगी या टिंगलिंग सेंसेशन आते हैं फिंगर्स में, पैरों में। तो ये एक एग्रीवेटेड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं B12 डेफिशिएंसी की वजह से ही होते हैं। जो भी इन्फेंट्स है जिनको B12 डेफिशिएंसी है इनको थोड़े स्पेशल और अलग से हटके थोड़े सिम्टम्स आते हैं। उनको फेस ट्रेमर्स होते हैं, फेस पे बहुत सारा शेकीनेस होता है, मेमोरी लॉस होती है, उनको रिफ्लेक्सेस में प्रॉब्लम आता है। अगर कोई गेम खेल रहे हो बच्चे के साथ, अगर बच्चा इजीली वो बॉल कैच नहीं कर सकता है, स्लो में आए तब भी, तो उसका मतलब कि उसको B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। फीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है, बच्चा बहुत सारा पूरा मतलब मोस्ट ऑफ द डे चिड़चिड़ा रहता है, इरिटेशन में ही रहता है, तो ये सब B12 की वजह से होता है, डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और यहाँ से जो मैंने बताया कि एक्सेसिव नर्वस डैमेज या ब्लड फ्लो में आपका प्रॉब्लम आता है B12 डेफिशिएंसी की वजह से, तो सीधा आपको डाल देगा साइकोसिस पे या डिमेंशिया पे डाल देगा। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो फुल फ्लेज आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। यस, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि एक मेजर साइड इफेक्ट जो B12 डेफिशिएंसी का है वो है एनीमिया। एनीमिया जो आपके रेड ब्लड काउंट्स को कम कर देगा, आपको बहुत सारा थकान महसूस होगा, आपको ब्रेथ आपकी बहुत हाई रहेगी ऑलवेज,
आपके हार्ट बीट्स भी इरेगुलर रहेंगे। तो ये सब अनीमिया के एक पार्ट है। प्लस थोड़ा डिटेल में आप स्टडी करो तो अनीमिया का दूसरे जो साइड इफेक्ट्स हैं और सिम्टम्स है वो है आपको माउथ और टंग में सॉरनेस रहेगी, आपका वेट लॉस होगा, आपकी स्किन पेल या येलोइश हो जाएगी, आपको डायरिया हो सकता है और फीमेल्स में स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब B12 डेफिशिएंसीज के पार्ट है। अब कौन कौन लोग ऐसे हैं जो B12 डेफिशिएंसी के रिस्क पे हैं, मतलब ऐसे कौन है जो B12 डेफिशिएंट हो सकते हैं आगे जाके। फर्स्ट, वेगन्स, क्योंकि उनके सोर्सेज ऐसे नहीं है जो नॉनवेज सोर्सेज से मिल पाए, वो खा नहीं पाएंगे ये सब, और कोबेलामिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और B12 आपके बॉडी में काम नहीं करेगा, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो उनको सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन पे जाना पड़ेगा। लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हैं जिनको नॉर्मल अनीमिया होता है, दूसरे लोग ऐसे हैं जिनको पार्निशियस अनीमिया होता है। पार्निशियस अनीमिया एक बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है जो आपके ब्लड फ्लो पे हावी हो जाता है, और यहाँ पे एक ऐसा डिसऑर्डर बनता है जहाँ पे आपकी जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, जो IF बोलते हैं, वो एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके बॉडी में B12 एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। जो एब्जॉर्ब करता है, IF एब्जॉर्ब करता है B12 को, पर वो डेवलप नहीं होने देगा। ये पार्निशियस एनीमिया। तो ऐसे लोग बहुत सारा रिस्क पे हैं, उनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके स्मॉल इंटेस्टाइन्स के प्रॉब्लम है, जिनको बहुत बार बॉवेल्स की वजह से या कोई प्रॉब्लम्स की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन कट कर दिया, शॉर्ट कर दिया गया हो, उनको B12 एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो। जिनको गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा रहता हो, जिनको इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीजेज हो, उनको भी B12 एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्पेसिफिकली अल्कोहलिज्म पे है, जिनको अल्कोहल का सेवन उनका बहुत ज़्यादा है, उनका B12 तो नहीं, सिर्फ B12 नहीं बट कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं रहता है। तो यस, इसलिए सब बोलते हैं कि अल्कोहल नुकसान करता है, वो नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया कि एक ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से जो लोग गुजर रहे हैं वो भी एक बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, जो है डायबिटीज़ और मेटफॉर्मिन की मदद से ट्रीटमेंट कर रहे हो, उनको भी थोड़ा संभालना चाहिए। B12 उनका एब्जॉर्ब नहीं होगा तो डॉक्टर की इसमें सलाह लें। जो सप्लीमेंटेशन की हमने बात की थी, सप्लीमेंटेशंस आपको नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, सप्लीमेंट स्टोर पे मिल जाएंगे, बट यस, फिजिशियंस को पूछे बिना मत करना। और स्पेसिफिकली सप्लीमेंटेशन में ध्यान ये रखना है कि टैबलेट और नेजल ड्रॉप्स भी आते हैं। बहुत टाइम टैबलेट्स और नेजल ड्रॉप्स काम नहीं करेंगे, वो टाइम पे आपको इंजेक्टेबल ही लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट इन एंड आउट मैं बोलना चाहता हूँ कि B12 एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। हम सबको रेगुलरली और कॉन्स्टेंटली इसका सेवन करना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। ये आपको बहुत हेल्दी रखेगा ओवरऑल। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।